Hello everyone, I am Huma Fatima, physiotherapist and faculty at BBMC. Today I will discuss about cryotherapy. आज हम लोग क्रायोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रायोथेरेपी होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो फर्स्टली बात आती है डेफिनेशन की। तो क्रायोथेरेपी क्या होता है? क्रायोथेरेपी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? क्रायोथेरेपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोल्ड थेरेपी। क्रायोथेरेपी को हम लोग और क्या नाम से जान सकते हैं? और कोल्ड थेरेपी। ठीक है, अब अगर हम नाम से ही इसको अगर क्रायो मीन्स अगर नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा है, अगर नाम से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो अभी यहाँ पे अगला वर्ड आता है कोल्ड थेरेपी। अब इसमें कुछ तो समझ में आ रहा है। थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, कोल्ड मीन्स ठंडा। ओके, मीन्स समथिंग, ये जो ट्रीटमेंट है ये कहीं ना कहीं कोल्ड से मतलब ठंडी चीज़ों ठंडे से इसका सेंस है, मीन्स कोल्ड से है। ओके, तो डेफिनेशन में हम लोग क्या आता है? सबसे पहले क्रायोथेरेपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड थेरेपी। ओके, दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट वे टू ट्रीट इंजरीज़। कोल्ड थेरेपी को और एक मतलब और अच्छे से जानने के लिए हम ये देखेंगे इसमें कि सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट। सिंपलेस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि कोल्ड मीन्स अगर हम आइस के थ्रू उसमें ट्रीटमेंट देंगे तो आइस जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, वो हमारे घर में, आपके घर में कहीं पे भी आसानी से हमको मिल जाएगी बर्फ़। ओके, तो इसलिए इसको सिंपलेस्ट कहा गया है। एंड ओल्डेस्ट इसलिए कि ऐसा नहीं है कि जब भी क्रायोथेरेपी ट्रीटमेंट में बन के आया तभी इसका ट्रीटमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ने लगी कि ओके क्रायोथेरेपी है तो ये कोल्ड आइस के थ्रू ट्रीटमेंट करेंगे। नो, ये आज का ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत पहले से ही चलता हुआ आ रहा है कि अगर चोट लग गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम उस पर बर्फ़ लगा देंगे। ठीक है, ओल्डेस्ट वे टू ट्रीट इंजरीज़। ओके, दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड यूज्ड थेरेपी। क्रायोथेरेपी अगर हम कहीं पे भी अपने यहाँ देखें, हम किसी गांव में देखें या कहीं पे भी देखें पूरे वर्ल्ड में, तो क्रायोथेरेपी, कोल्ड थेरेपी हर लोग ही अप्लाई यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाली थेरेपी है। ओके, बिकॉज ऑफ इफ़ेक्टिवनेस, बिकॉज की इफ़ेक्टिवनेस की वजह से, कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट। लो कॉस्ट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप जैसे कि हम लोग ने अभी पहले पढ़ा है कि ईज़िली अवेलेबल कहीं भी मिल जाएगी। कन्वीनियंस के हिसाब से भी सही होती है, इफ़ेक्टिवनेस के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छी होती है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने ओवरऑल इस पूरे डेफिनेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा है, शॉर्ट में अगर हम उसे रिवाइज़ करेंगे तो फर्स्टली हम लोग ने ये देखा कि क्रायोथेरेपी जो है उसको और क्या बोल सकते हैं? कोल्ड थेरेपी। क्रायोथेरेपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड थेरेपी। जैसे कि हमने अपने इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो उसमें जो भी, ऐसा नहीं कि पूरा लेक्चर एक बार में पढ़ लेंगे, जो उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि अगर ऐसे आ जाता है कि क्रायोथेरेपी के नाम से नहीं आता है, कोल्ड थेरेपी के नाम से आता है, तो इसमें परेशान नहीं होना है कि क्या है वो। क्रायोथेरेपी के बारे में ही हमें पढ़ना है, हम इसमें लिखना है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आया जिसे ज़रूरत है कोल्ड थेरेपी देने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हमने आइस पैक उठाया और पेशेंट को दे दिया, नहीं। उसमें हमको सबसे पहले क्या करना है? पेशेंट को तैयार करना है। उसके लिए क्या है? मेक श्योर द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई क्रायोथेरेपी इज़ कम्प्लीटली ड्राई। जहाँ पे हमें क्रायोथेरेपी अप्लाई करना है वो पार्ट अच्छे से पहले से ड्राई होना चाहिए। ओके, एज वेल एज एक्सपोज्ड। उसके बाद वो क्या है, वो मतलब खुला होना चाहिए। ठीक है, खुले होने से सेंस ये है कि अब ऐसा है कि हमें मान लीजिए चोट लगी कहीं पे और हमने आए अपने घर पे, हमने सीधे से बर्फ़ ऊपर से ही हाथ पे मान लीजिए लगी है तो स्लीव्स के ऊपर से अप्लाई कर लिया, बट नहीं, अब उसको अगर खोलना इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है उसमें कुछ और इंजरी हो, थोड़ा भी अगर हो सकता है उसमें धूल मिट्टी लग गई हो, या हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत ब्लड हो, तो इसलिए वो पार्ट जहाँ पे हमें क्रायोथेरेपी अप्लाई करना है वो एक्सपोज्ड होना चाहिए। हमें एग्जैक्टली देखना होगा कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए वो खुला होना चाहिए। ठीक है,
एंड रिमूव ऑल द ज्वेलरीज टू द रिलेटेड पार्ट इफ़ दे आर प्रेजेंट देयर। अगर मान लीजिए वहाँ पे किसी भी तरह की कोई ज्वेलरी है या फिर कुछ कोई मेटल है, मेटल से सेंस मतलब इन द सेंस कि अगर वहाँ पे कुछ और भी होगा तो हम अपना जो ट्रीटमेंट हमें देना है वो हम प्रॉपर्ली नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो उस पार्ट पे अगर कोई भी मान लीजिए कोई ज्वेलरी है या फिर कुछ एक्स्ट्रा जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ को हम वहाँ से हटा देंगे। इसको सेंस में ओवरऑल ज्वेलरी को वो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बात आती है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ कूलिंग। अगर हम ह्यूमन बॉडी पे कोल्ड थेरेपी अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, ठीक है। द रिस्पॉन्स ऑफ कूलिंग इज़ वेरी फ्रॉम वन पेशेंट टू द अनदर। इसका मतलब ये होता है कि कोल्ड का जो रिस्पॉन्स होता है वो हम सबकी बॉडी पे सेम नहीं होता है, ठीक है। अब इसको अगर लेमन लैंग्वेज में अगर हमें समझना होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को ठंड बहुत कम लगती है, ठीक है। जब ठंड का मौसम आता है तो कुछ लोग तो बहुत अभी स्टार्ट हुआ है तभी उन्होंने फुल स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दिया, और कुछ लोग बहुत एंड तक उनका काम सिर्फ इनर और हाफ स्वेटर से चल जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल देंगे तो ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने 1 गिलास पानी लिया हुआ है और हम 2 गिलास पानी है, 2 लोग हैं, तो उसमें अगर आइस क्यूब्स डालनी है तो किसी ने सिर्फ एक ही आइस क्यूब डाली, उससे वो ठंडा लग रहा है, उसने पी लिया, उसका काम चल गया उसमें। कुछ लोग ऐसे हैं जो सकता है जो सेकंड जो उसका ग्लास है वो जो पर्सन है उसने 4 आइस क्यूब्स डाली हैं या 3 डाली हैं, मीन्स पहले वाले से और ज़्यादा डाला है। इसका मतलब ये होता है कि सबके बॉडी में ये जो वेरिएशंस होते हैं कोल्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में ये हमने पढ़ा है कि द रिस्पॉन्स ऑफ कूलिंग इज़ वेरी फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई है ना कि वो फ़र्क अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं है कि सबका, अभी हमने अगर आइस पैक अप्लाई करना स्टार्ट किया अपने पेशेंट्स को तो हमने एक क्राइटेरिया बना लिया कि हाँ सबको हम 10-10 मिनट का लगातार कंटिन्यूअस मोड पे देंगे आइस पैक। नो, वो उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज़ द स्किन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम पेशेंट की बॉडी पे, अब यहाँ हम लोग सिर्फ पेशेंट से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस करेंगे। अभी अगर पेशेंट की बॉडी पे हमने आइस अप्लाई किया तो इसका मतलब ये है ना कि सबसे पहला जो फ़र्क आएगा क्या आएगा कि जहाँ पे हमने अप्लाई किया है वहाँ पे क्या होगा, स्किन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, मीन्स स्किन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या आता है, रिड्यूस रेडनेस। वहाँ पे जो रेडनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है, रिड्यूस मसल्स एक्साइटेबिलिटी। मतलब इसका क्या मतलब है, मसल्स में जो मसल्स को जो उसमें एक्साइटमेंट है मसल्स में वो रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर हमने कोल्ड थेरेपी क्यों अप्लाई की, जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अभी हम उसके इंडिकेशंस पढ़ेंगे, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना, तभी हम अप्लाई कर रहे हैं। मे बी अगर उसे चोट लगी हुई है तो वहाँ पे जो मसल्स में एक्साइटमेंट होगी उसमें रिड्यूस करेगा, मसल्स की एक्साइटेबिलिटी को वो रिड्यूस करेगा, ओके। ये हो गया। उसके बाद क्या है, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्वेलिंग। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोल्ड अप्लाई करेंगे ना तो उसमें स्वेलिंग का जो एक्यूमुलेशन होना होगा वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर हमें कहीं